हाय एवरीवन। आज के पॉलिटी लेक्चर में आपका स्वागत है। पिछले लेक्चर में हम लोग इंडियन पॉलिटी, संविधान, लोकतंत्र क्या है और लोकतंत्र के क्या क्या विशेषताएं हैं इसके बारे में पढ़े थे। और आज के लेक्चर में हम लोग भारतीय संविधान की विशेषता, उसकी आलोचना और इनके उन स्रोतों को जानेंगे जिसे भारतीय संविधान में शामिल किया गया है। जैसा कि हम लोग जानते हैं, भारत ने 1950 में एक ऐसा संविधान अपनाया जो न केवल कानून का आधार बना बल्कि विभिन्न धर्मों, भाषाओं और संस्कृतियों विविधता वाले देश के लिए दिशा निर्देश भी प्रदान किया। चलिए देखते हैं कि भारतीय संविधान की विशेषता कैसे इसे अन्य देशों से यूनिक बनाता है। तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे, 3 बातों को पढ़ेंगे। भारतीय संविधान की विशेषताएं क्या है, इनकी आलोचनाएं और संविधान के प्रमुख स्रोत जिससे संविधान में शामिल किया गया। जैसा कि हम जानते हैं, कुछ बुनियादी नियम है जिसका पालन करना नागरिक और सरकार दोनों को होता है। ऐसे सभी नियमों का एक सम्मिलित रूप संविधान कहलाता है। देश का सर्वोच्च कानून होने के हैसियत से संविधान नागरिकों को अधिकार, सरकार को शक्ति और उसके कामकाज के तौर तरीकों का निर्धारण करता है। संविधान की विशेषताएं के देखेंगे कि संविधान की विशेषता क्या क्या है और इसे हम कैसे पढ़ेंगे ताकि आने वाले एग्जाम में, चाहे वो मेंस के लिए हो चाहे वो पीटी हो, दोनों में हमें काम आएगा और अन्य सामान्य ज्ञान में भी हमें ये काम आएगा। भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। यह संविधान को 2 भागों में हम बांट कर दे सकते हैं। जैसे भारत का संविधान बड़ा के साथ साथ एक लिखित संविधान भी है, जैसे अमेरिका का संविधान, वही गैर लिखित संविधान जैसे ब्रिटिश का संविधान को गैर लिखित संविधान है। मूल संविधान में एक प्रस्तावना था, 395 आर्टिकल्स 22 भागों में विभाजित था और 8 अनुसूचियां थी। इसके बाद विभिन्न संवैधानिक संशोधन के माध्यम से इसे 448 आर्टिकल 25 भागों में विभाजित और 12 अनुसूचियां कर दी गई है। भारतीय संविधान को इतना विस्तृत और इतना बड़ा होने का कारण क्या क्या है, इसे हम देखते हैं। तो भारतीय संविधान कितना विस्तृत होने का कारण है, इसका भौगोलिक विस्तार, सामाजिक, सांस्कृतिक और भाषाई विविधता वाला देश है। इसका ऐतिहासिक पृष्ठभूमि भी है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के संघर्ष और भारतीय शासन अधिनियम 1935 का प्रभाव भी इस पर देखा जाता है। यह एक संपूर्ण भारतीय संविधान है, अर्थात संपूर्ण भारत के लिए एकल संविधान है। यह संपूर्ण भारत पर लागू होता है। संविधान निर्माताओं को कानूनी जानकारी होना, हमारा जिस समय संविधान का निर्माण हो रहा था उस समय सारे व्यक्ति वकील थे या कानूनी विशेषज्ञ थे। इनके वजह से भी इनमें भाषाई जटिलताएं भी है। महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचारों का भी प्रभाव देखा गया है। जैसा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि भारतीय संविधान का निर्माण विश्व के विभिन्न संविधानों के छानने के बाद किया गया है। इसमें अनुसूचियां क्यों होती है? भारतीय संविधान में पहले 8 अनुसूचियां थी, अब 12 अनुसूचियां कर दी गई है। इसमें अनुसूची क्यों रखी गई है, इसे हम देखते हैं कि भारतीय संविधान में ये एक अभिन्न अंग है जिसमें 8 था पहले, बाद में इसे बढ़ाकर 12 अनुसूची कर दी गई है। भारतीय संविधान में अनुसूची रखने का उद्देश्य क्या था, इसे देखते हैं। संविधान की कानूनी जटिलताओं को कम करने के लिए। दूसरा है, जब किसी संविधान को किसी निश्चित प्रावधान पर अतिरिक्त जानकारी प्राप्त करनी होती है तो इसे संदर्भित किया जाता है। तीसरा है, अनुसूची का उद्देश्य संपूर्ण अनुच्छेद को दोबारा लिखने के बजाय एक विशिष्ट भागों को या उस विशिष्ट भागों में संशोधित या अपडेट करना आसान होता है। संविधान की विशेषता है दूसरा है कि यह विभिन्न स्रोतों से लिया गया उपबंध है। कौन कौन सा उपबंध कहां से लिया गया था इसे हम आगे पढ़ेंगे, बस इसे यहाँ पे संक्षेप में जानते हैं। भारतीय संविधान का हिस्सा, अधिकांश हिस्सा भारतीय शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है और भारत का दार्शनिक भाग जैसे मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व अमेरिका और आयरलैंड से लिया गया है। राजनीतिक भाग जैसे कैबिनेट की सरकार, कार्यपालिका और विधायिका का संबंध, इसका अधिकांश हिस्सा ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। इसका अगला विशेषता है कि भारतीय संविधान न कठोर न लचीला है बल्कि इन दोनों के बीच समन्वय स्थापित करता है। भारतीय संविधान न कठोर न लचीला है बल्कि दोनों का मिला जुला रूप है। कठोर से तात्पर्य है कि संविधान का संशोधन के लिए एक विशेष बहुमत से ही संशोधन किया जा सकता है, जबकि लचीला संविधान उसे कह सकते हैं जिसका संशोधन एक समान बहुमत से हो। जैसे भारतीय संविधान का संशोधन आर्टिकल 368 के तहत किया जाता है। चौथा विशेषता है कि भारतीय संविधान में संघीय विशेषताओं को अपनाया है। इस अनुच्छेद 1 में उल्लेख है राज्यों के संघ के रूप में किया गया है। अनुच्छेद 1 में इसका मतलब है कि भारतीय संघ राज्यों के बीच किसी समझौते का परिणाम नहीं है जैसे कि अमेरिका है, तथा किसी भी राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार भी नहीं है। यदि संविधान के सारे उपबंध को ध्यान से देखें तो हम पाएंगे कि भारतीय संविधान संघात्मक के साथ साथ एकात्मक की विशेषताएं भी रखती है। जैसे संघात्मक विशेषता क्या है और एकात्मक क्या है, इन दोनों में अंतर क्या है जानते हैं। संघात्मक लक्षण क्या है? द्विसदनीय सरकार का होना, शक्तियों का विभाजन, लिखित संविधान, संविधान की सर्वोच्चता और द्विसदनीय व्यवस्था और न्यायपालिका की स्वतंत्रता।
वह एकात्मक लक्षण है केंद्र सरकार की शक्ति अधिक हो जाना, एकल संविधान, एकल नागरिकता, संविधान का लचीलापन और एकीकृत न्याय प्रणाली जैसे कि भारत में है। केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, राज्यपाल राज्यों में काम करते हैं लेकिन इसकी नियुक्ति केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है। अखिल भारतीय सेवाएं जैसे आईएएस, आईपीएस, आपातकालीन प्रावधान जैसे राष्ट्रपति शासन राज्यों में लगाया जाता है। ये सारी लक्षण एकात्मक प्रकृति की है। पांचवा इसकी विशेषता है कि संसदीय शासन प्रणाली व्यवस्था। भारतीय संविधान ने भारत में संसदीय शासन को अपनाया, न कि अध्यक्षीय शासन को। अर्थात ब्रिटिश में संसदीय व्यवस्था है जहां विधायिका और कार्यपालिका के बीच समन्वय और सहयोग का सिद्धांत को अपनाया जाता है, जबकि अमेरिका के अध्यक्षीय शासन में विधायिका और कार्यपालिका के बीच शक्तियों का विभाजन का सिद्धांत अपनाया गया है। ये दोनों में यही अंतर है कि यहाँ पे विधायिका और कार्यपालिका दोनों में समन्वय और सहयोग है, जबकि अध्यक्षीय में होता है दोनों के बीच शक्तियों का पूर्णतः बंटवारा किया जाता है। संसदीय सरकार को उत्तरदायी सरकार या मंत्रिमंडलीय सरकार भी कहा जाता है। संसदीय शासन के कुछ विशेषताएं हैं। जैसे हम जानते हैं कि संसदीय शासन में हमारे देश में भी बहुमत वाले दल ही सत्ता में आते हैं, चाहे वो राज्य में हो या वो केंद्र में हो। विधायिका के समक्ष कार्यपालिका की संयुक्त जवाबदेही होती है। वही विधायिका के मंत्रियों की सदस्यता लोकसभा के विघटन होती है, वास्तविक और नाम मात्र की कार्यपालिका। अर्थात लोकसभा यहाँ विघटन होता है जिसे हम लोअर हाउस कहते हैं, जबकि राज्यसभा का विघटन नहीं किया जाता है। भारतीय संसदीय प्रणाली और ब्रिटिश संसदीय प्रणाली के अंतर को हम देखते हैं कि इनमें कुछ मूलभूत अंतर है। पहला अंतर है कि भारत का राष्ट्राध्यक्ष निर्वाचित होता है, जिसे हम भारत को गणतंत्र कहते हैं, जबकि ब्रिटेन के राष्ट्राध्यक्ष राजा या रानी वंशानुगत होता है, इसीलिए वहां का गणतंत्र नहीं है, सिर्फ वो लोकतंत्र देश है, जबकि हमारा देश गणतंत्र के साथ साथ लोकतंत्र भी है। वही संसद की संप्रभुता, ब्रिटेन में संसद की संप्रभुता है, जबकि भारत में संसद की सर्वोच्चता नहीं है, यहाँ संविधान की सर्वोच्चता है। सरकार का प्रमुख ब्रिटेन में प्रधानमंत्री को संसद के निचले सदन हाउस ऑफ कॉमन्स का सदस्य होना चाहिए, जबकि भारत में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं। यहाँ प्रधानमंत्री दोनों सदनों में से किसी भी एक सदन का सदस्य हो सकता है। मंत्रीगण, आमतौर पर ब्रिटेन में केवल संसद सदस्यों को ही मंत्री के रूप में नियुक्ति की जाती है, जबकि भारत में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ कोई भी व्यक्ति अधिकतम 6 महीने के लिए मंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। छाया कैबिनेट यह ब्रिटिश कैबिनेट प्रणाली की अद्वितीय संस्था है। इसका गठन विपक्षी दल द्वारा सत्तारूढ़ कैबिनेट को संतुलित करने और अपने सदस्यों को भविष्य में मंत्री स्तरीय कार्यों के लिए तैयार करना होता है। अगला विशेषता है भारतीय संविधान का कि यह एकीकृत और स्वतंत्र न्यायपालिका हमारे देश में है। भारतीय संविधान ने न्यायपालिका के स्वतंत्रता के लिए कई प्रावधान दिए गए, जैसे न्यायाधीशों की कार्यकाल की सुरक्षा, न्यायाधीशों की निर्धारित सेवा शर्तें, उच्चतम न्यायालय के सभी खर्चों का वहन भारत के संचित निधि से किया जाएगा, अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति, कार्यपालिका से पृथक और विधायिका में न्यायाधीशों के कामकाज पर रोक इत्यादि। इतनी शक्ति दी गई है ताकि न्यायपालिका अपने कार्यों को स्वतंत्रतापूर्ण कर सके। उच्चतम न्यायालय संघीय न्यायालय है जो नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा की गारंटी देता है और साथ ही संविधान का संरक्षण भी करता है, इसलिए मौलिक अधिकार को रक्षक और संविधान का संरक्षण कहा जाता है। भारत में न्यायालयों का एकल तंत्र है जो केंद्रीय कानूनों के साथ साथ राज्य के कानूनों को भी लागू करती है, जबकि अमेरिका में संघीय कानूनों को संघ के न्यायपालिका और राज्य के कानून को राज्य के न्यायपालिका लागू करती है। भारत में देखते हैं जैसे सबसे सर्वोच्च होती है उच्चतम न्यायालय, उससे राज्य स्तर पे होती है उच्च न्यायालय और राज्य के जिला स्तर पे जिला न्यायालय और उसके नीचे अधीनस्थ न्यायालय होती है। भारतीय संविधान की 7वां विशेषता है मौलिक अधिकार, जिसे हम संविधान के आदर्श दर्शन कहा जाता है। भारतीय संविधान के भाग 3 में कुल 6 मौलिक अधिकार का विवरण दिया गया है। पहला है समानता का अधिकार, जिसे अनुच्छेद 14 से 18 तक दिया गया। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, जिसे अनुच्छेद 19 से 22 तक है। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 से 24। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28। पांचवा है सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, अनुच्छेद 29 से 30 तक। और छठा है संवैधानिक उपचार का अधिकार, अनुच्छेद 32 तक। मौलिक अधिकार प्रत्येक नागरिकों को गरिमापूर्ण जीवन जीने और व्यक्तित्व के विकास के लिए प्रोत्साहन करता है। ये कथन है सुप्रीम कोर्ट का, इसे हम याद रखेंगे। जिसे राज्य के किसी कानून के द्वारा हटाया नहीं जा सकता है। इन मौलिक अधिकारों को राज्य के किसी कानून द्वारा हटाया नहीं जा सकता है। यह विधायिका और कार्यपालिका के मनमाने कानून पर निरोधक की तरह कार्य करता है, रोक लगाता है। उल्लंघन की स्थिति में न्यायपालिका के माध्यम से इसे लागू किया जा सकता है। हालांकि
इन अधिकारों के साथ साथ कुछ सीमाएं भी है जिसे संसद के द्वारा संविधान संशोधन कर समाप्त या परिवर्तन या कटौती की जा सकती है। अगला विशेषता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्वों को लागू करना राज्यों एवं सरकारों की नैतिक दायित्व है। निर्देशक तत्व राज्यों को प्रदान किए गए वह निर्देश है जो भारतीय संविधान में सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र के बीच रखता है। डीपीएसपी का मुख्य उद्देश्य भारत में एक कल्याणकारी समाज या राज्य का स्थापना करना है। निर्देशक तत्व में गांधीवादी, समाजवादी और उदारवादी आदर्शों को शामिल किया गया है। डीपीएसपी और मौलिक अधिकार में मूल अंतर यह है कि मौलिक अधिकार के उल्लंघन होने पर न्यायालय जा सकते हैं, परंतु निर्देशक तत्व के क्रियान्वयन के लिए न्यायालय नहीं जा सकते, अर्थात निर्देशक तत्व यह अबाध्य योग्य है, नॉट इन्फोर्सेबल है। अगला विशेषता है भारतीय संविधान की मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य मूल संविधान में नहीं था। इसे 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा स्वर्ण सिंह समिति की रिपोर्ट के आधार पर 1976 42वें संविधान संशोधन और स्वर्ण सिंह समिति, इस की पॉइंट को याद रखेंगे, इस रिपोर्ट के आधार पर लागू किया गया था। मूल कर्तव्य भारतीय लोगों का कर्तव्य है जिसे निम्न में बांटा जा सकता है। जैसे हम देखते हैं किस तरह का है। राष्ट्र के प्रति भारतीय नागरिकों क्या कर्तव्य होना चाहिए, समाज के प्रति क्या कर्तव्य है, व्यक्तियों से किस तरह की अपेक्षा राष्ट्र रखता है, पर्यावरण के प्रति क्या कर्तव्य है और गार्जियनों के कर्तव्य क्या है। राष्ट्र के प्रति कर्तव्य जैसे कि राष्ट्रगान का सम्मान करना, राष्ट्रीय धरोहर, राष्ट्रीय संपत्ति की रक्षा करना। समाज के प्रति क्या है, भाईचारों को बनाए रखना, शांति बनाए रखना। व्यक्तियों से अपेक्षा है अपने व्यक्तित्व, अपने विचारों को विकास करना और देश के प्रति, देश की उन्नति में भाग लेना। ये सब मूल कर्तव्य है जिसे हम देख सकते हैं, 5 भागों में बांटकर हम देख सकते हैं। अगला विशेषता है एकल नागरिकता। भारतीय संविधान में हमें एकल नागरिकता प्रदान की गई है। हम चाहे किसी भी राज्य में हो, हम सभी को सिर्फ एकल नागरिकता है, जबकि इसके ठीक विपरीत अमेरिका के संविधान में दोहरी नागरिकता व्यवस्था है, अर्थात वो देश की नागरिकता तो लेनी ही होती है, साथ साथ जिन राज्य में वो रहता है उस राज्य में भी उसे नागरिकता प्रदान की जाती है। इसलिए वहां पे दोहरी नागरिकता व्यवस्था है और हमारे देश में एकल नागरिकता व्यवस्था है। आपातकालीन प्रावधान। आपातकालीन प्रावधान क्या है? भारतीय संविधान निर्माताओं ने संविधान में आपातकाल प्रावधान क्यों रखे? इसके कुछ मायने हैं कि देश की संप्रभुता, एकता, अखंडता और देश की सुरक्षा, इन तीनों बातों को ध्यान में रखकर ही आपातकाल के प्रावधान रखे गए। भारतीय संविधान में 3 तरह के आपातकाल प्रावधान दिए गए हैं। एक है जैसे राष्ट्रीय आपातकाल, अनुच्छेद 352, इसे युद्ध, आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह, युद्ध में जैसे बाहरी हमला, आक्रमण और बाहरी आक्रमण होती है, या आंतरिक विद्रोह नहीं, सशस्त्र विद्रोह होगा आंतरिक मामलों में भी, तो राष्ट्रीय आपातकाल इसे लागू किया जा सकता है पूरे देश में या देश के किसी हिस्से में। राष्ट्रपति शासन, अनुच्छेद 365, ये राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता के आधार पर लगाया जाता है। ये इसकी पॉइंट को याद रखेंगे। राष्ट्रपति शासन में राज्य की संवैधानिक तंत्र की असफलता होने पर और राष्ट्रीय आपातकाल युद्ध, आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के होने पर लागू किया जा सकता है। हालांकि राष्ट्रपति शासन कई राज्यों में लागू किया जा चुका है और राष्ट्रीय आपातकाल भी लागू हो चुका है, जबकि वित्तीय आपातकाल अभी तक भारत में एक बार भी लागू नहीं हुआ। यह है अनुच्छेद 360। भारत में वित्तीय अस्थिरता या वित्तीय अस्थायित्व के खतरे में हो तो इसे लागू किया जाता है। अगली विशेषता है कि त्रिस्तरीय सरकार व्यवस्था। हमारे देश में 3 स्तरीय सरकार, एक है कि पहला हो गया केंद्र, दूसरा हो गया राज्य और तीसरा हो गया पंचायत और नगरपालिका। ये हमारे मूल संविधान में नहीं था, लेकिन 1992 में 73वां और 74वां संविधान के संशोधन करके संसद द्वारा इसे संवैधानिक दर्जा दिया गया। 1992, इसको हम याद रखेंगे की पॉइंट। 1992 में 73 और 74 संविधान संशोधन किया गया था, तो यहाँ पंचायती और नगरपालिका को संवैधानिक दर्जा मिला। तो हम दोस्त ये देखते हैं, टोटल हम 12 पढ़े विशेषता, इससे और विशेषताएं भी है, लेकिन हम हमारे एग्जाम और हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से और हमारे नॉलेज के पर्सपेक्टिव से भी इतना काफ़ी है। हम इस सब को याद रखते हैं और इसे हम मेंस में भी, मेंस और पीटी, इसे हम दोनों में हम इसे यूज कर सकते हैं। इसके लिए जहाँ जहाँ मेंस के लिए की पॉइंट है हम अंडरलाइन किए हैं, उसे याद रखना है, और पीटी के लिए तो है ही है, इसे आप देख लेंगे। अगला हम देखते हैं संविधान की आलोचना। कि हमारे संविधान निर्माताओं ने जिस तरह संविधान बनाया है उस पर कुछ आलोचकों ने अपना टिप्पणी दी है, इसे हम देखते हैं। पहला आलोचना है कि यह संविधान उधार लिया गया संविधान है। संविधान निर्माताओं ने भारतीय परिस्थितियों के अनुरूप उधार ली गई विशेषताओं को संशोधित करके भारत के संविधान में शामिल कर दिया। पहला आरोप ये लगता है। दूसरा आरोप लगता है कि भारतीय संविधान को भारत सरकार अधिनियम 1935 की कार्बन कॉपी की तरह इस्तेमाल किया गया। जैसे एन श्रीनिवास का कहना है कि भारतीय संविधान, जैसे एन श्रीनिवास का कहना है
भारतीय संविधान भाषा और वस्तु दोनों तरह से भारत शासन अधिनियम 1935 का नकल मात्र है। के हनुमंथैया कहते हैं कि हम वीणा या सितार का संगीत चाहते थे, लेकिन यहाँ हम एक इंग्लिश बैंड का संगीत सुन रहे हैं। इसका तात्पर्य यह है कि ये गैर भारतीय संविधान है। ये आलोचक का नाम है के हनुमंथैया, इसे याद रखेंगे। गांधीवादी विचारों से दूर है। कुछ आलोचकों का मानना है कि यह गांधीवादी विचारों के प्रति नहीं है। उनका कहना था कि गांधी जी ग्राम पंचायत और जिला पंचायत और ग्राम उद्योग के आधार पर संविधान का निर्माण चाहते थे, परंतु ऐसा नहीं हुआ। ब्रिटिश संविधान विशेषज्ञ सर आइवर जेनिंग्स का कहना है यह वकीलों का स्वर्ग है। तो हम इस प्रकार निष्कर्ष में कह सकते हैं कि संविधान इन आलोचनाओं के बाद भी ऐसा नहीं है कि हमारा संविधान सिर्फ कार्बन कॉपी मात्र है। इन आलोचना के बावजूद भी संविधान निर्माताओं की दूरदृष्टि का परिणाम है कि देश में एक ऐसा संविधान दिए जिसमें जनता द्वारा मान्य आधारभूत मूल्य और सर्वोच्च आकांक्षाओं को स्थान दिया गया। यही कारण है कि जिसकी वजह से इतनी जटिलताओं से बनाया गया संविधान न केवल अस्तित्व में है बल्कि एक जीवंत सच्चाई भी है, जबकि दुनिया के अनेक संविधान कागजी पोथों में ही दबके रह गया। इसलिए हम कह सकते हैं भारतीय संविधान एक विलक्षण दस्तावेज है। दोस्तों, इस वीडियो के पीडीएफ के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो अगला देखते हैं संविधान के प्रमुख स्रोत क्या क्या हैं, कौन से संविधान का प्रावधान किन देशों से और किन संविधान से लिया गया है। पहला है भारतीय शासन अधिनियम 1935 से लिया गया प्रावधान क्या क्या है। हम भारतीय शासन अधिनियम 1935 से संघात्मक व्यवस्था, न्यायपालिका की शक्ति, लोक सेवा आयोग, राज्यपाल का कर्तव्य और आपातकालीन शक्तियां लिए हैं। वही जर्मनी के संविधान से क्या लिए हैं, आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों के निलंबन का प्रावधान हम जर्मनी के संविधान से लिए हैं। वही मूल कर्तव्य सोवियत के संविधान से लिया गया है। अमेरिका के संविधान से कौन कौन सा उपबंध लिए हैं ये देखते हैं। पहला है मौलिक अधिकार, दूसरा है सर्वोच्च न्यायालय, न्यायिक रिव्यू, जुडिशियल रिव्यू, अगला है न्यायपालिका की स्वतंत्रता, संविधान की सर्वोच्चता जो हमारे सब भारत में है, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, उपराष्ट्रपति का पद और विधि के समान संरक्षण, जिसे हम आर्टिकल 14 में आगे पढ़ेंगे इत्यादि। ये अमेरिका के संविधान से हम लिए हैं। ब्रिटिश के संविधान से लिया गया उपबंध है संसदीय शासन प्रणाली, भारत में है, एकल नागरिकता, विधि के समक्ष समानता आर्टिकल 14, विधि के निर्माण की प्रक्रिया और संसदीय विशेषाधिकार, द्विसदनीय व्यवस्था और सर्वाधिक मत पर जीत की प्रक्रिया जो भारत में है लागू है, उसे हम ब्रिटेन के संविधान से लिए। कनाडा के संविधान से लिया गया है संघीय व्यवस्था, केंद्र के पास अवशिष्ट शक्तियां, केंद्र राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा, ये लिए हैं कनाडा के संविधान से। ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है केंद्र राज्य संबंध, 7वीं अनुसूची का समवर्ती सूची और संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक जो हम करते हैं वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान के प्रावधान लिए हैं। आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, सबसे पहला याद रखेंगे डीपीएसपी, ये एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, वनडे एग्जाम, यूपीएससी, स्टेट पीएससी, सारे में इस तरह से उपबंध, कौन सा उपबंध किस संविधान से लिया है, किस देश के संविधान से लिए हैं, वो कभी आर्टिकल के साथ या कभी सिर्फ उस उपबंध का नाम पूछ लिया जाता है। इसलिए हम इसे एक लाइन में हम याद रखेंगे, कोशिश करेंगे याद करने की। आयरलैंड के संविधान से है, पहला तो डीपीएसपी है, दूसरा है राष्ट्रपति के द्वारा सदस्यों का नामांकन कैसे होता है, वो है आयरलैंड के संविधान से इत्यादि। जापान का संविधान लिया गया है विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया का सिद्धांत, ये जापान से लिया गया है। और दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है संविधान की संशोधन करने की प्रक्रिया क्या होगी, वो दक्षिण अफ्रीका से है। और राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कैसे होता है, जैसे हमारे देश में होता है ना, अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमण व्यवस्था से, वो हम लिए हैं, ये पद्धति दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। फ्रांस के संविधान से लिया गया उपबंध है गणतंत्र की अवधारणा, जैसे भारत हमारा लोकतंत्र के साथ साथ गणतंत्र भी, क्योंकि यहाँ के राष्ट्राध्यक्ष का चुनाव होता है प्रतिनिधि, जो हम जिन प्रतिनिधियों को चुनकर भेजते हैं सदन में, उनके द्वारा ही चुनाव होता है अप्रत्यक्ष रूप से, इसलिए हम गणतंत्र कहते हैं। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांत, ये सब फ्रांस के सिद्धांत से लिया गया है, जिसे हम संविधान की प्रस्तावना में पढ़ते हैं और संविधान के अंदर भी कई जगहों पे इसके उल्लेख मिलता है, और खासकर फंडामेंटल राइट्स डीपीएसपी में तो है ही है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यह लेक्चर पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, ताकि वो भी भारतीय राज्य व्यवस्था को पढ़ सके और समझ सके। आसान भाषाओं में हम कोशिश करते हैं जितना आसान हो सके शब्दों को उस भाषा में लिखें और आपको बताएं भी। हम इस वीडियो का पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे हम डाल देंगे, आप इस लिंक पे जा करके आप वहाँ पीडीएफ भी पढ़ सकते हैं। तब तक के लिए स्टे फोकस्ड, कीप लर्निंग, थैंक यू एंड टेक केयर।